दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपके साथ चर्चा करने चला हूं एक उस राजनीति की जो लगातार बढ़ती जा रही है। राजनीति वो वाली यानी कि एनडीए और इंडिया वाली, और राजनीति कहें तो 2024 वाली, यानी कि 2024 को साधने के लिए जहां इंडिया गठबंधन अपने नेताओं को, अपने कुनबे को बड़ा करने की कोशिश कर रहा है, जहां राहुल गांधी CWC की बैठक में यानी कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों को साधे बिना बात नहीं बनेगी, तो वहीं दूसरी तरफ मोदी और शाह की जोड़ी है कि जो इंडिया गठबंधन के नेताओं को छिन्न भिन्न करने के लिए हर संभव प्रयास में लगे हैं। क्योंकि अगर मान लिया जाए कि विपक्षी नेता सारे इकट्ठे हो गए और उन्होंने किसी स्ट्रेटजी पे काम करना शुरू कर दिया, और मान लीजिए कि अगर कोई ऐसी योजना बन गई कि जब एक प्रत्याशी के सामने एक प्रत्याशी हुआ, तो भले ही चाहे वो 3 राज्यों के चुनाव की जीत की खुमारी हो, और फिर चाहे वो राम मंदिर का भव्य जो आयोजन होने जा रहा है 22 जनवरी को, और उसके बाद जो 1 महीने तक पूरे देश में चलेगा RSS BJP के नेतृत्व में मंदिर दर्शन का एक कार्यक्रम चलना है, यानी कि सनातन हिंदुत्व, और उसके बाद में अपने मतदाताओं को साथ करके जिस प्रकार 3 राज्य जीते हों। लेकिन इस सब के बावजूद भी मोदी और शाह के लिए बड़ी चुनौती ये रहेगी कि अगर इंडिया गठबंधन पूरी तरह से सक्षम हो गया, काम करने में कामयाब हो गया, और उनके तमाम जो नेता हैं, जो विपक्षी तमाम नेता हैं, वो एक होकर के अगर काम करते रहे, तो फिर परेशानी बन सकती है। और बस इसी को देखते हुए एनडीए यानी कि जो मोदी और शाह को, मान लीजिए एनडीए या कहें या बीजेपी कहें या सब कुछ आप कुछ भी कह लें, जहां सत्ता पक्ष की तरफ से केवल 3 ही नेता आपको सामने दिखेंगे, मोदी, शाह और नड्डा। और अगर विपक्ष की बात आएगी तो विपक्ष छिन्न भिन्न, जिसको कि भानुमति के कुनबे की तरह एक बार जोड़ा तो गया है, लेकिन उस जुड़ाव के बावजूद भी उनमें आत्मीयता कितनी है, आप इस बात से मान सकते हैं कि हर बैठक के अंदर कोई ना कोई नेता नाराज होकर चल पड़ता है। लेकिन क्योंकि समय जनता को संदेश देने का है, और जनता को संदेश देने के साथ साथ समय ये भी है कि एक दूसरे की विपक्षी राजनीति को कैसे साधा जाए। तो जो मैं आपको बता रहा था कि मोदी और शाह की जो कार्य योजना है, जो बीजेपी की कार्य योजना है कि किसी प्रकार से भी इंडिया गठबंधन के अंदर जो पार्टियां शामिल हैं, उन पार्टियों की कमजोरी क्या है, और उस कमजोरी को भांप करके उनको कहीं ना कहीं वहीं ठिकाने लगा दिया जाए। और मान लीजिए कि इस काम के लिए सरकार के जो बड़े हथियार हैं, चाहे वो ईडी है, चाहे वो सीबीआई है, चाहे वो आईटी है, और तमाम जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनको पूरी तरह से काम करने की छूट दे दी गई है, या पूरी तरह से उनको एक्टिव कर दिया गया है। आप उसे यूं मानिए कि अरविंद केजरीवाल को ईडी की तरफ से तीसरा नोटिस मिल गया है। लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव ईडी के निशाने पर हैं। अगर हम बात करें झारखंड के मुख्यमंत्री की, तो हेमंत सोरेन पर भी 7 बार ईडी के नोटिस जा चुके हैं। अगर हम बात करें डीके शिव कुमार की, तो डीके शिव कुमार यानी कि जो उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के, रडार पर वो भी हैं। और अगर बात पश्चिम बंगाल की करें, तो शायद ही पश्चिम बंगाल का कोई ऐसा बड़ा नेता या चेहरा बचा हो, चाहे वो मंत्री हैं और चाहे वो संगठन के नेता हैं, यानी कि ममता बनर्जी के जो भी लोग नज़दीक हैं, शायद ही उनमें कुछ नेता बचे हों जिन पर कि ईडी की कार्रवाई ना चल रही हो। सरकार के निशाने पर सबसे ज़्यादा तो मध्य भारत के साथ साथ, हालांकि मध्य भारत में भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूत स्थिति में है, चाहे वो मध्य भारत के अंदर हरियाणा हो, चाहे मध्य भारत का राज्य वो राजस्थान हो, मध्य भारत का राज्य उत्तर प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इसके साथ साथ राजस्थान हो और गुजरात हो, इन राज्यों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत दिखती है नहीं। लेकिन इसके बावजूद भी क्योंकि राजनीति को साधना बहुत ज़रूरी है, और राजनीति को साधने के लिए एक बड़ा काम ये होता है कि जो आपका विपक्षी पार्टी है, आपके जो विपक्षी नेता हैं, उनको कहीं गोलबंदी ना करने दी जाए। और बस इसके लिए जो सबसे बड़ा हथियार है भारतीय जनता पार्टी का कहें या एनडीए की सरकार का कहें, मोदी सरकार का कहें, जिसको विपक्ष के लोग गाए बगाए हमेशा कहा करते हैं कि उस हथियार के दम पर अपने तमाम विरोधियों को चित करने के लिए हर रोज़ एक नया दाव चला जाता है। और उस दाव के अंदर मैंने आपको जो प्रमुख नाम गिनाए, और आपको बता दें कि वो नेता कितने प्रभावशाली हैं और आखिर क्यों दबाने का प्रयास है उनको किसी भी तरह से
कि या तो वो इंडिया गठबंधन से अलग हो जाएंगे और या फिर जब उनकी सीनियर लीडरशिप अगर जेल में पहुंच जाएगी तो फिर पार्टी के कार्यकर्ताओं का हौसला टूट जाएगा और उसके बाद में ना तो वो अपनी पार्टी यानी कि जो विपक्षी गठबंधन होगा उसके अंदर मांडवाली कर पाएंगे। आप जानते हैं कि जब राजनीतिक दल बैठेंगे, इतनी सारी पार्टियां इकट्ठी होंगी, कौन सी सीट पर कौन लड़े, किसको कौन सी सीट मिले, इसकी मांडवाली होगी। तो अगर हम बात कर चलें सबसे पहले कि विपक्षी गठबंधन के अंदर यानी कि इंडिया गठबंधन के अंदर कांग्रेस के बाद में और कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं राहुल, सोनिया, प्रियंका, इनके बाद में कौन से बड़े नेता हैं, तो जिक्र अरविंद केजरीवाल का भी होगा। और आप मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल जो दूसरे सम्मन पर भी जवाब दे चुके हैं ईडी को और जाने की तैयारी में है विपश्यना पर, और इसी बीच में अरविंद केजरीवाल के पास तीसरा सम्मन भी डिलीवर हो चुका है ईडी की तरफ से। और तीसरे सम्मन के बाद तैयारी होगी अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए तलब करने की। और पूछताछ के बाद में क्या होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सीनियर लीडरशिप के नेता, चाहे वो संजय सिंह हैं, चाहे वो मनीष सिसोदिया हैं, दोनों जेल में हैं। सत्येंद्र जैन को जमानत तो भले ही मिली हुई है स्वास्थ्य कारणों से, लेकिन राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले नहीं सकते वो। और अगर ऐसे में कहीं अरविंद केजरीवाल भी जेल में पहुंच गए तो फिर बहुत बड़ी परेशानी बन जाएगी आम आदमी पार्टी के लिए। और राजनीतिक सूत्र कुछ ऐसा बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल को साधने के लिए भारतीय जनता पार्टी यानी कि एनडीए और मोदी शाह की सरकार एक नया पैंतरा चलने की भी प्लानिंग पे है। और वो पैंतरा ये है कि अरविंद केजरीवाल को एक मैसेज दे दिया जाए कि वो या तो इंडिया गठबंधन से दूर हो जाएं और या फिर इंडिया गठबंधन से अलग थलग होकर अपनी राजनीति करें। और अब मान लीजिए कि अगर ऐसा हो जाता है, पंजाब और दिल्ली दो ऐसे राज्य हैं कि जिसके अंदर 19 सीटें हैं, 20 सीटें हैं, 13 सीटें पंजाब के अंदर हैं और 7 लोकसभा की सीटें दिल्ली के अंदर हैं। एक सीट चंडीगढ़ की साथ होगी क्योंकि चंडीगढ़ पर पूरा वजन रहता है, और इसके साथ साथ हरियाणा में भी आम आदमी पार्टी अपने आप को मजबूत तो कर ही रही है। तो मान लीजिए कि इन 3 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश यानी कि पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ और इसके साथ साथ हरियाणा, इनके अंदर भारतीय जनता पार्टी ने अगर किसी प्रकार से अरविंद केजरीवाल को शांत कर दिया या इंडिया गठबंधन से दूर कर दिया और या फिर अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, तो फिर मान लीजिए कि बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है इंडिया गठबंधन के अंदर। और मान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल को निशाने पर लेने के लिए दोनों प्रकार से, एक तो उनको ईडी की हिरासत में, ईडी की गिरफ्त में लेने के लिए, और दूसरा उनके साथ समझौतावादी यानी कि मांडवाली करने के लिए ईडी के कुछ बड़े अधिकारी जो कि केजरीवाल साहब के बैचमेट हैं वो भी लगे हुए हैं। तो आप मान लीजिए कि एक हथियार ऐसा है एनडीए की सरकार के पास, मोदी और शाह की सरकार के पास, जिससे कि वो इंडिया गठबंधन को छिन्न भिन्न करने के लिए अब अपने वो तमाम पैर पैतरे चलने शुरू कर चुके हैं। मैंने आपको दूसरा नाम बोला था इसके अंदर जनता दल का, राष्ट्रीय जनता दल। और राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं बिहार में, और लालू प्रसाद यादव पहले से ही कई मामलों में फंसे हुए हैं। और लैंड फॉर जॉब यानी कि नौकरी के बदले में ज़मीन का मसला वैसे ही गले की फांस बन चुका है लालू परिवार की। लालू परिवार के तमाम सदस्य जो हैं इस ज़मीन के बदले नौकरी के मसले में यानी कि लैंड फॉर जॉब के मसले में ईडी के रडार पर हैं। और अब उनको एक बार फिर नोटिस हो चुका है। और इस नोटिस के बाद में अगर आप मान लीजिए कि एक बार तेजस्वी यादव को भी कहीं जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया, लालू प्रसाद यादव सेहत के कारणों से आप मान लीजिए, और या फिर आप ये समझ लीजिए कि लालू प्रसाद यादव जिस प्रकार घिरे हुए हैं मुकदमों में, चुनाव वो लड़ नहीं सकते, ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भी छिन्न भिन्न हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय जनता दल भी कमज़ोर हो जाएगा। और इन कमज़ोर कड़ियों को इकट्ठा करते हुए मोदी और शाह की जोड़ी कुछ नया करने की प्लानिंग पे है। एक नेता पहले हमने बताया आपको अरविंद केजरीवाल, और दूसरे आपको नाम बता दिए 2 यानी कि लालू और तेजस्वी यादव। अगर तेजस्वी यादव को किसी प्रकार से शिकंजे में ले लिया जाता है तो फिर लालू प्रसाद यादव पूरी तरह कमज़ोर हो जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल वो काम नहीं कर पाएगी जो उसको करने की उसके अंदर क्षमता है या इंडिया गठबंधन में वो कर सकता है। अब तीसरा अगर नाम लेंगे तो तीसरा नाम इसके अंदर आता है शिबू सोरेन के बेटे हैं हेमंत सोरेन, गुरुजी के बेटे हैं। शिबू सोरेन भी अपनी जब तक राजनीति करते रहे कहीं ना कहीं विवादों में तो रहे थे, और अब हेमंत सोरेन काफ़ी समय से ईडी के शिकंजे में हैं। ईडी की तरफ से उनको नोटिस दर नोटिस दिए जाते हैं। अब तक उनको 13 बार तलब कर चुकी है ईडी, और हेमंत सोरेन है कि कोई ना कोई बहाने से बचे रह जाते हैं। और अब चर्चा कुछ इस प्रकार की है
कि हेमंत सोरेन को भी मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। अगर हेमंत सोरेन को मैनेज कर लिया जाए तो फिर मान लीजिए कि झारखंड के अंदर अगर कहीं ऐसा ही मैनेज कर लिया जाए कि हेमंत सोरेन की पार्टी को यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को इंडिया गठबंधन से अलग कर लिया जाए और उसको कहीं एनडीए का पार्ट बना लिया जाए, तो फिर बीजेपी के लिए ये बहुत बड़ी सफलता होगी। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये जिस प्रकार का काम चल रहा है, जिस प्रकार से जो सरकार के हथियार हैं बड़े, ईडी, सीबीआई और आईटी के वगैरह जो डिपार्टमेंट्स हैं, इन्हीं के बल पर अगर राजनीति करने की बात चल रही है, जो कि विपक्ष के लोग कहा करते हैं, जैसे विपक्ष के नेता कहा करते हैं, उस हिसाब से आप मान लीजिए तो फिर तीसरे जो निशाने पर हैं वो हेमंत सोरेन हैं। चौथे अगर निशाने पर हैं तो वो ममता बनर्जी हैं। राजनीतिक सूत्र बताते हैं कि अमित शाह ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी शांत हो जाएं। राजनीतिक सूत्र ये बताते हैं कि अमित शाह ये चाहते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी जो तृणमूल कांग्रेस है, अगर वो राजनीति में है, अगर वो चुनाव लड़ती है, अगर वो चुनाव में रहती है, चुनाव तो लड़ेंगे जब राजनीतिक दल हैं, तो किसी भी प्रकार से उनको इंडिया गठबंधन से अलग करके, यानी कि जो पार्टियों का जो मेला जुड़ रहा है उस मेले से उसको अकेला करके और पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी अपनी डफली, अपना राग अलापने लग जाएंगी, तो फिर मान लीजिए कि इंडिया गठबंधन भावी कमज़ोर हो जाएगा। और अगर कहीं ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन में रह करके, और मैंने आपको एक अपने कल वीडियो में बताया था कि अगर ये लोग अपने आप को, जिन 5 नेताओं की अब भी आपसे बात कर रहा हूँ, एक केवल नीतीश कुमार अलग हैं, बाकी बिहार के इसके अंदर लालू और तेजस्वी यादव आ गए हैं, तो अगर ये नेता अपने आप को किसी भी प्रकार से अगर झोंक देंगे कि किसी भी तरह से मोदी की सत्ता को चुनौती देनी है, तो फिर वो संभव हो जाएगा। लेकिन अगर इन्हीं नेताओं को इतना कमज़ोर और मजबूर कर दिया गया कि वो अपने ही आप में फंसे रह जाएं, जिस प्रकार से कार्रवाई चल रही है पश्चिम बंगाल के अंदर, रोज़ मंत्रियों पर और ममता बनर्जी के नज़दीकी लोगों पर ईडी की छापेमारी होती है, कभी वहाँ इनकम टैक्स पहुँचता है, सीबीआई की जांच अलग चल रही हैं, तो मैंने आपको जो बताया कि अमित शाह ये चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन से अलग करके उसको भी अकेला कर दिया जाए। और अगर अगले नेता के नाम बात करें, हालांकि वो कांग्रेस के नेता हैं लेकिन प्रभावशाली बड़े अच्छे रहे हैं, और उन्होंने पिछले कुछ दिनों में, यानी कि एक तेलंगाना के अंदर और एक कर्नाटक के अंदर चुनाव में दिखा दिया कि इलेक्शन मैनेज कैसे होता है, वो बड़े अच्छी प्रकार जानते हैं। वो नेता हैं डीके शिव कुमार, और डीके शिव कुमार पर भी ईडी का शिकंजा तो पहले से ही है, और डीके शिव कुमार पर भी कार्रवाई तो कानूनी पेचीदगियां पहले से ही हैं। और अगर कहीं डीके शिव कुमार को कमज़ोर कर दिया जाए, या डीके शिव कुमार को कहीं चुप करा दिया जाए, और या फिर कहीं डीके शिव कुमार को कुछ ऐसा सिस्टम बना करके अगर कहीं जेल भेज दिया जाए, तो फिर मान लीजिए कि साउथ के अंदर राजनीति काफ़ी कमज़ोर हो जाएगी। साउथ के अंदर जो कांग्रेस की राजनीति है, कहीं ना कहीं वो भी डाउन हो जाएगी। आप मान लीजिए कि हमने आपको जिन नेताओं के नाम बताए कि उनके अंदर अरविंद केजरीवाल हुए, लालू और तेजस्वी यादव हुए, तीसरे नेता उसके अंदर झारखंड मुक्ति मोर्चा के झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हुए, चौथी उसके अंदर ममता बनर्जी हुई, और 5वें नेता उसके अंदर डीके शिव कुमार हुए। अगर कहीं इन नेताओं को कब्जे में कर लिया, काबू में कर लिया, और या किसी प्रकार से उनको रोक लिया, तो फिर इंडिया गठबंधन जो चुनौती बनने की कोशिश कर रहा है मोदी जी के लिए, उसको चुनाव से पहले ही छिन्न भिन्न करके मोदी और शाह अभेद और अजेय हो सकते हैं। हालांकि राजनीति के अंदर होगा क्या, क्योंकि मोदी और शाह यानी कि जो भारतीय जनता पार्टी का आला नेतृत्व, आपको ध्यान होगा 3 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री जी ने भाषण दिया था भाजपा मुख्यालय में, और जिसमें उन्होंने कहा था कि ये मोदी की गारंटी है और हैट्रिक की बात कह दी थी, यानी कि तीसरी बार मोदी सरकार, और उसके बाद तमाम जो नारे लगे थे तीसरी बार मोदी सरकार के। हालांकि वो उत्साह में तो पूरे हैं, लेकिन उत्साह के साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी इस मैनेजमेंट को हमेशा किया करती है कि सामने वाले को कैसे हतोत्साहित किया जाए और सामने वालों को कैसे तोड़ा जाए। तो आपको क्या लगता है कि क्या जो हथियार हैं सरकार के, ईडी, सीबीआई और आईटी, क्या इनके बूते विपक्ष को इकट्ठा होने से रोका जा सकता है? क्या ईडी, सीबीआई और तमाम जो जांच एजेंसी हैं, ये जो मैंने आपको नेताओं के नाम बताए, अरविंद केजरीवाल, इसके साथ साथ हेमंत सोरेन, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव, इनके साथ साथ ममता बनर्जी और डीके शिव कुमार, क्या ऐसे नेताओं पर शिकंजा और ज़्यादा कसा जा सकता है? और क्या 2024 का जो रण है
2024 के रण के लिए विपक्ष के हथियारों को कुंद करने के लिए भाजपा यानी कि एनडीए सरकार यानी कि मोदी सरकार अपने जो सरकारी हथियारों के दम पर कुछ नया कर सकती है। कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।